नमस्कार। नोटिस नेशन में आपका फिर से एक बार हम लोग स्वागत करते हैं और हम लोग संवैधानिक प्रक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। तो संविधान निर्मित कैसे हो गई, संविधान का विकास कैसे हो गया, इसके बारे में मैं थोड़ा इतिहास का भाग इसके पहले व्याख्यान में लिया हूँ, वो आप ज़रूर देख लीजिए। और अभी हम लोग आगे चालू करते हैं कि भारत में ये संविधान निर्मित की प्रक्रिया कैसे विकसित हो रही थी। तो शुरू में ये जो काउंसिल वगैरह थी, इसमें भारतीय लोगों को उन्होंने स्वीकृत नहीं किया था, मगर धीरे धीरे उनको ऐसे लगने लगा कि भारत में भारतीय लोगों को सहकार्य देके आगे हमें उनको शामिल करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा रहेगा तो 1857 म्यूटिनी ऑफ सिपॉय, या हम लोग बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसके बाद ऐसा लगा था कि भारत एक अच्छी तरह से अभी ब्रिटिशों के अधीन रहेगा। ब्रिटिश लोगों की एक बड़ी अच्छी थियोरी थी। वो थियोरी ऐसी थी कि इंग्लिश भाषा का प्रचार करो, इंग्लिश न्यूज़पेपर का प्रचार करो, इंग्लिश आदतें भारतीय लोगों को लगाओ और गवर्नमेंट जॉब का ड्रीम दिखाओ, तो ब्रिटिश लोगों के खिलाफ कोई उठेगा नहीं। मगर इधर महाराष्ट्र में, पुणे में एक महान क्रांतिकारी थे, उनका नाम है वासुदेव बळवंत फडके। ये इंग्लिश विद्या विभूषित थे, कंपनी में जॉब करते, कंपनी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनका जॉब था। और फिर भी उन्होंने जो भारतीयों की परिस्थिति देखी, उन्हें रहा नहीं गया और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्शवत मानते हुए उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध पुकारा। तो यहाँ पे ब्रिटिश लोगों की एक बड़ी थियोरी फ्लॉप हो गई। अभी थियोरी नंबर 2, तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सभा मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की गठन किया। किसने किया? तो रिटायर्ड ऑफिसर, उस वक्त आईएएस नहीं था, आईसीएस बोलते थे, तो रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर एलन ह्यूम, इन्होंने सहकार्य देते हुए ये नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई। ये ऐसा बोला जाता है कि सेफ्टी वॉल थियोरी बोलते हैं। प्रेशर कुकर में जैसा सेफ्टी वॉल होता है, तो भारतीय लोगों में यदि असंतोष बढ़ गया तो दोबारा 1857 जैसी घटना नहीं होनी चाहिए। उसके लिए उनको बात करने का अवसर दे, डायलॉग स्थापित करे और ब्रिटिश प्रशासन उत्कृष्ट तरह से चालू रहे, क्योंकि ब्रिटिशों का असली मकसद यहाँ पे था भारत को लूटना, भारत से पैसा निकाल लेना। ये सब बात बताई गई। दादा भाई नौरोजी नाम के हमारे एक महान विद्वान थे, उन्होंने मतलब पुस्तक लिखा है द ड्रेन थियरी ऑफ वेल्थ। तो इसमें बताई गई, तो हमारे लोगों में समझ में ही नहीं आ रहा था ब्रिटिश लोग क्यों राज कर रहे। मगर ब्रिटिश लोगों को अभी लगने लगा कि हमें प्रदीर्घ काल राज्य करना है तो स्थानिक लोगों को हमारे साथ लेना चाहिए। और इसके लिए 1909 में हमें रिफॉर्म्स मिल गए। इसी को कहा जाता है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स से हमें काउंसिल में बैठने की अनुमति मिल गई। अभी देखो, राज्य कारोबार में हमारा सहभाग प्रत्यक्ष आने लगा, मगर हमें प्रश्न पूछने की अनुमति मिली। मगर ब्रिटिशों ने वेटो पावर मतलब नकाराधिकार रखा। मतलब क्या कि आप सवाल पूछ सकते हैं, मगर जवाब देना ये मैंडेटरी नहीं होगा ब्रिटिश लोगों के ऊपर। मगर सवाल पूछने का और आपको कारोबार में दखल देने का इतना तो डेफिनेटली सौभाग्य हमें मिला ब्रिटिशों से। ये है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मगर इसी के साथ साथ भारत की पार्टीशन की तैयारी भी इन लोगों ने की। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, जो स्टेट्समैन होते हैं, मतलब जो राष्ट्र निर्माण करने वाले लोग होते हैं, उनको एक विजन होती है। वो आज का नहीं सोचेंगे, आगे के 10 साल, 20 साल, 30 साल आगे का सोचेंगे। एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। रशिया भारत के ऊपर आक्रमण कर सकता है, यह डर ब्रिटिशों को था और इसीलिए उन्होंने अफ़गानिस्तान से आर्मी को विड्रॉ किया।
जब भी अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश लोग घुसे थे, मगर रशिया तभी ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान सब जीतते हुए भारत की अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे आया था। तो रशिया अफ़गानिस्तान पे हमला करेगा, ये ब्रिटिशों को 19वीं सदी में लगा था। प्रत्यक्ष ये घटना हो गई 20वीं सदी में, 1980 के दशक में ये घटना हो गई। तो ये होती है स्टेट पॉलिसी। तो ब्रिटिशों की भी ऐसी स्टेट पॉलिसी थी कि यदि हमको भारत से बाहर निकलना पड़ा, नहीं निकलेंगे, मगर यदि अगर हमको भारत से बाहर निकलना पड़ा तो भारत के टुकड़े करके निकल जाएंगे। इसीलिए तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मतलब जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे, इनको डिसॉल्व करने का धोरण उन्होंने बंद किया। तो प्रिंसली स्टेट करके 400 से ऊपर टुकड़े हो जाएंगे भारत के, और फिर मुस्लिम और हिंदू इसमें डाइवर्जन देंगे। और इसीलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए विभक्त मतदार संघ ये रखे, और वो भी मुस्लिम लीग की मान्यता से। सर सैयद अहमद खान, इनको ब्रिटिश अधिकारियों ने वैसा ही ट्रीट किया था, और इसी के बाद मुस्लिम लीग ने ये उनकी डिमांड की कि हमें अलग मतदार संघ चाहिए। तो ये सब हो गया। अभी इसके बाद पहला विश्व युद्ध हो गया। इसे गलती से हम लोग विश्व युद्ध बोलते, ब्रिटिश लोग बोलते करके हम लोग बोलते। पर्टिकुलरली जर्मनी और इंग्लैंड, ये दो राष्ट्र के बीच युद्ध था, बाकी राष्ट्र भी उसमें शामिल हो गए थे। भारतीय लोगों ने उसमें सहायता दी। भारत का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने के वजह से ब्रिटेन ये युद्ध जीत पाया। अभी युद्ध शुरू था तभी भारतीयों का सपोर्ट चाहिए था। इन्होंने हमें वचन दिया था कि आपको हम कुछ ना कुछ तो देंगे युद्ध ख़त्म होने के बाद। और क्या दिया? जिसे को बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। लोकमान्य तिलक जी तभी कहते थे कि स्वराज्य ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं वो मिला के रहूँगा। देखिए, उस ज़माने में ये बात मुंह से निकलना भी बड़ी मुश्किल थी, मगर तिलक जी ये बोलते थे। मगर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में ऐसा दिया गया कि आपको स्वराज्य देने के लिए तो हम लोग हैं, और इसके बाद हम लोग ये करेंगे कि आपको स्वराज्य तो देंगे मगर उसके काबिल बनाने के बाद देंगे, और इसीलिए हम आपको धीरे धीरे ट्रेंड कर देंगे। और इसी के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में हमें ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम लाया गया। मतलब जो प्रोविंसेस है उसका गवर्नमेंट अलग किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग किया गया, और हमें मिनिस्टर लेवल तक बढ़ावा भी दिया गया। मगर जो महत्वपूर्ण खाती थी, जैसे कि बोलते हम लोग कि डिफेंस है, फाइनेंस है, ये सब ब्रिटिशों के ही हाथ में थी। और ऐसे धीरे धीरे बढ़ती होते हुए हमें रिफॉर्म्स मिल गए। मगर लोकमान्य तिलक जी इससे संतुष्ट नहीं थे। वो बोलते थे कि ना तो ये स्वराज्य है, ना तो ये स्वराज्य की बुनियाद, फाउंडेशन है, तो मगर जितना मिला है उतना स्वीकृत करो और आगे के लिए डिमांड करो। तो ऐसे करते करते हमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के हिसाब से हमें और प्रातिनिधिक समावेश यहाँ पे मिल गया। तो ये हमारा दूसरा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया रहेगा, क्योंकि अब तक हमने मुख्य संविधान के हाथ ही नहीं लगाया है। वो मेरे ख्याल से और चौथे पाँचवें एपिसोड में ये सब चालू होगा। तो अभी अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे साइमन कमीशन और 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। धन्यवाद।